नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा स्पेशल शो हम अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आते हैं ताकि उनके फाइनेंसेस को बेहतर बना सके, गाइड कर सके। क्या उनका पोर्टफोलियो सही है, किसी बदलाव की जरूरत है, कैसे वो बड़े सपनों को छोटी सेविंग्स के जरिए पूरा कर सकते हैं, ये सिखाने की कोशिश करता है योर मनी। अगर कोई भी सवाल आपके पास है, आपके पोर्टफोलियो रिलेटेड, आपकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, तो योर मनी में पार्टिसिपेट करके हमारे एक्सपर्ट्स की एडवाइस ले सकते हैं। नोट कीजिए तरीका शो में शामिल होने का। आप व्हाट्सएप, ईमेल या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। ईमेल है yourmoney@nw18.com। फेसबुक और एक्स पर जाएंगे तो शो को लाइव देख सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। आज हमारे साथ हैं आनंद राठी वेल्थ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चिराग मुनी। चिराग, नमस्कार, स्वागत है आपका। और क्वेरीज लेने से पहले समझेंगे कि इस समय आइडियली इन्वेस्टर्स को करना क्या चाहिए। जो ये करंट मार्केट है, इसे आप कैसे देखते हैं? एक बियर मार्केट है या टाइम करेक्शन है? और अपने पोर्टफोलियोज कैसे बैलेंस बना सकते हैं ऐसे पीरियड में जहां पर बहुत ज्यादा एक्शन नहीं देखने को मिल रहा है? क्योंकि आप ज्यादातर फंड्स उठा के देखें, वाईटीडी रिटर्न्स बहुत बेहतर नहीं है। 1%, 2%, 3%, कुछ फंड्स के रिटर्न्स तो नेगेटिव साइड पर भी है। तो एग्जैक्टली करंट मार्केट को इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखते हैं आप? नमस्ते दीपाली जी। सो बेसिकली जो करंट मार्केट आप देख रहे हैं, बिल्कुल बहुत निराशाजनक रहा है। अगले लास्ट 2 साल से हम देख रहे हैं कि मार्केट मार्केट कहाँ, मतलब बेसिकली 7% ऑलमोस्ट नीचे है अपने पीक से। बट इसको मैं एक बेयर मार्केट की तरह नहीं देखूंगा। जैसे आपने कहा, ये टाइम करेक्शन लग रहा है। लास्ट पूरा साल जो हमने देखा वो इतनी उतार चढ़ाव हमने देखा है, बिकॉज बहुत सारे रीजंस थे इस बार। हमेशा हमने देखा है लास्ट 25 साल का अगर आप डेटा उठा ले तो हमेशा पीक से ट्रफ मार्केट 15% गिरता है। लेकिन रिकवरी भी जल्दी आ जाता है। बट इस बार हमने देखा है कि बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं। अगर आप देखें तो ये सितंबर 24 से चल रहा है, जहां से ऑफ कोर्स 2020 से हमने देखा कि बहुत अच्छी रिटर्न मिली थी इंडियन मार्केट में। ऑलमोस्ट 30% डॉलर रिटर्न आप कह सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा वैल्यूएशंस के चलते हुए हमने देखा कि एफआईआईज भी पैसा निकाल रहे थे 2024 के बाद। और एफआईआईज तो पैसा निकाल रहे थे, उसके बाद हमने देखा टैरिफ का सिचुएशन आ गया और उसके बाद ऑफ कोर्स ये वॉर का सिचुएशन आया। तो बहुत सारी उतार चढ़ाव देखी है। अब यही जनवरी में हम 26,000 देखे थे और आज हम 24,000 पे बैठे हैं। तो उतार चढ़ाव रहा है, इसीलिए रिटर्न्स इतना आया नहीं है। बट हमने देखा कि हमेशा ये एक बहुत बड़ा मौका है। जब भी मार्केट 2-3 साल की प्राइस करेक्शन या टाइम करेक्शन देती है, अगले 2-3 साल का अगर आप रिटर्न देंगे तो बहुत ही बढ़िया रहता है। तो इस समय हमें डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है। यही मार्केट की फितरत है कि आपको उतार चढ़ाव तो आपको कराएगी, लेकिन ओवरऑल अगर आप एवरेज रिटर्न देखें लास्ट 25 साल की, तो 12-13% की रिटर्न निफ्टी ने दी हुई है। और अगर आप म्यूचुअल फंड्स, अच्छे सही म्यूचुअल फंड्स लोगे तो उसमें 3-4% और बन सकता है। तो उसकी जो कंपाउंडिंग इम्पैक्ट है वो बहुत हाई होती है। तो मैं कहूंगा कि ऑफ कोर्स पेशेंस टेस्ट कर रहा है, बट हमें फिर भी डिसिप्लिन रहना है ये मार्केट में। ओके। साथ ही एक चीज और, चिराग, यूजुअली इन्वेस्टर्स जब इस तरीके का मार्केट होता है, लल मार्केट होता है, तो बहुत कंफ्यूज होते हैं। एसआईपीज रोक दे, एसआईपी शुरू करे, बहुत अग्रेसिवली इन्वेस्ट ना कर। उनको लगता है कि पिछले साल भर में तो पैसा बना नहीं, पैसा ब्लॉक करने से क्या फायदा, मार्केट थोड़ा सुधरेगा तब पैसे डालते हैं। उन इन्वेस्टर्स के लिए क्या सलाह है, या फिर ऐसे मार्केट में एक आइडियल इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या हो सकती है? बिल्कुल, आपने जो कहा, एक ऐसा होता है कि कुछ भी रिटर्न नहीं बन रहे हैं तो आपको होता है कि कहाँ मैं पैसे ब्लॉक करूं, इससे ज्यादा तो मैं एफडी में शायद पैसे कमा लेता। बट एक आंकड़ा हमने देखा दीपाली जी का, लास्ट 25 सालों में ऐसा 8% बार हुआ जब मार्केट ने ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर एसआईपी ऑलमोस्ट नेगेटिव 20% से ज्यादा की रिटर्न आई थी, -20%। बट अगर वो 4 साल और रही तो ऑलमोस्ट 12% की कंपाउंडिंग रिटर्न आई थी। सिमिलरली जिसने 0 से 20% बनाया था, -20%, उसकी 13% बार ऐसे ही हुआ था और एसआईपी में। और उस बार हमने देखा तो और 4 साल रहा तो अपनी 11.5-12% की उसकी भी कंपाउंडिंग रिटर्न बनी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको 1 साल की ऑलमोस्ट फ्लैट या नेगेटिव रिटर्न मिली है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट मार्केट की ये हिस्टोरिकल बिहेवियर रही है कि जो बाउंस बैक होता है वो भी इक्वली फास्ट होता है। हमने देखा कि एवरेज जो कम एवरेज टाइम करेक्शन हम देखते हैं, गिरने के लिए ऑलमोस्ट पीक टू ट्रफ 90 दिन लगता है। बट वापस आने के लिए ऑलमोस्ट 200 दिन लग सकते हैं। और 200 दिन के बाद जब अगले 2 साल अगर हमने रिटर्न देखे तो बहुत 20 से 22% की एनालाइज रिटर्न आती है। तो ये मार्केट की बिहेवियर रही है। एंड इस बार भी मुझे कुछ अलग नहीं लग रहा है, बिकॉज
इट इज ऑल्सो सपोर्टेड। अगर आप इंडियन मार्केट देखें तो काफी फंडामेंटल से सपोर्टेड है। आप हर एक मैक्रो देखें तो अपने फेवर में है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस बार एसआईपी ऑफ कोर्स स्टॉप नहीं करना चाहिए। आपकी एसेट एलोकेशन मेंटेन करने की बहुत जरूरी है। अगर आपने एक गोल बनाया है और उसके लिए समझो आपने 70% इक्विटी 30% डेट रखा है, और ये मार्केट की गिरावट की वजह से आप एक्चुअली 70 से 60 पे आ गए हैं इक्विटी में, तो मैं कहूंगा और जोड़ने की जरूरत है। आपकी स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन आपको मेंटेन रखना चाहिए। ऑफ कोर्स इन्वेस्ट अगर नया कर रहे हैं तो मैं नहीं कहूंगा कि एक साथ लमसम करिए, बिकॉज मार्केट की अनसर्टेनिटी सबको सेंस होती है। तो अगले 3 4 5 महीने के आप एचटीपीज के द्वारा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक साथ डालने की शायद जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत लिक्विडिटी रखना चाहिए। ऑफ कोर्स ये मार्केट कितनी आपकी पेशेंस टेस्ट कर रही है, तो थोड़ा इमरजेंसी कॉपर्स जो आपके खर्चे के लिए रखना है वो तो अलग रखना ही चाहिए, और डिसिप्लिन कंटिन्यू रखना चाहिए। मेरे हिसाब से आई थिंक ये 4 5 चीज अगर आप कंटिन्यू रखेंगे तो मार्केट हमेशा लॉन्ग टर्म में रिवॉर्ड दिया है, और इस बार भी मैं नहीं एक्सपेक्ट करता हूँ कुछ अलग होने वाला है। अब चिराग, आपने अभी अपने जवाब में एक लाइन कही जो कि सबसे इंपॉर्टेंट थी इस पूरे कॉन्वर्सेशन की, कि मार्केट का नेचर इस तरीके का ही है कि जब गिरता है तो उतनी तेजी से रिबाउंड भी करता है। पास्ट मार्केट साइकिल्स हमें इंडिकेट करती हैं। कुछ डेटा आपने निकाला है मार्केट मूवमेंट के हिसाब से, अगर वो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकें और बता सकें कि कब कब मार्केट बहुत तेजी से बढ़ा, कब गिरा, और अगर गिरावट भी आई तो फिर रिकवरी किस तरीके की रही, अगर हम पिछले 20 सालों के आसपास का ट्रेंड देखें तो। तो अगले लास्ट 20 सालों का अगर आप ट्रेंड देखें तो काफी फेजेस में हमने रिटर्न देखा है। जैसे आप 2003 से 8 देखें तो मार्केट ऑलमोस्ट 590% ग्रो हुआ है। जो हम कहेंगे ऑलमोस्ट बुल मार्केट फेज था, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस हाई था, इक्विटी पार्टिसिपेशन भी हाई था। बट फिर 2008 में जो लीमन ब्रदर्स आया, हमने देखा कि 60% की गिरावट आई, तो ऑफकोर्स एक बेयर मार्केट की तरफ हम गए। फिर 2009-10 में वापस 150% मार्केट ऊपर गया। 2011 में फिर 29% नीचे आया, और 2012 से 20 अगर मैं देखे, स्पेसिफिकली 2014 के बाद आपने देखा तो बहुत अच्छी रिटर्न आई है। एंड 2020 में अगेन फिर से कोविड का सिचुएशन आ गया, जहाँ पे हमने 45% की गिरावट भी देखी। पर 2020 से 24 एक बहुत ही बढ़िया 250% की रिटर्न आई, अपसाइड थी। और अब हम अक्टूबर से देख रहे हैं तो 16% हम पीक से अभी ऑफकोर्स फिलहाल तो हम 7-8% नीचे हैं। तो ये करेक्शन का फेज है। हम जैसे आपने देखा कि जब भी नेगेटिव फेज आता है अगले 2 साल बहुत अच्छे होते हैं। तो पेशेंस रखने की जरूरत है। ओके, तो इनफैक्ट ये इंटरेस्टिंग डेटा है जो कि अभी अभी चिराग ने शेयर किया कि किस तरीके के मोमेंटम रहे मार्केट में। हमने तेज गिरावट देखी तो उसके बाद रिबाउंड भी उतना ही शार्प रहा, और मार्केट साइकिल्स अलग अलग तरीके की होती हैं। तो यहाँ नहीं ये है कि जितना कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, जितना नीचे आया है उसी तरीके से आप रिबाउंड भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। तो ये ओवरऑल मार्केट के करंट मूड और उसके आउटलुक पर बातचीत हुई। और आपको इनफैक्ट बताया चिराग ने कि एसआईपीज तो बिल्कुल बंद नहीं करनी है, एसआईपीज इनिशिएट रखनी है। और वैसे भी एसआईपी का पर्पस मार्केट साइकिल से नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग से ज्यादा है, ताकि कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट आपको मिले। लेकिन चलिए व्यूअर से करते हैं बातचीत, और पहले व्यूअर सचिन हमारे साथ कनेक्टेड है भोपाल से अपना सवाल पूछने के लिए। सचिन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं? जी, मेरा सवाल है मैम कि मेरी एसआईपी चल रही है 3। एक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल बीएससी इनहैंस वैल्यू इंडेक्स फंड, एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड आईडीएससी डब्ल्यू डायरेक्ट प्लनाउड। तो इसमें अभी क्या कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही मेरे को। कभी स्मॉल कैप फंड एकदम नेगेटिव हो जाता है और कभी 14% से भी पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रहा है, और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 4 पॉइंट से इंक्रीज दिखा रहा है, और इनहैंस वैल्यू इंडेक्स फंड -2.6 ग्रोथ दिखा रहा है। तो इसमें बने रहना चाहिए एसआईपी, क्योंकि इसमें अभी कुछ चेंज करने की जरूरत है, वो मुझे एक सजेशन चाहिए था आपसे। ओके सचिन जी, कंसिस्टेंट तो मार्केट भी नहीं है, और ये पोस्ट कोविड वाला मार्केट नहीं है जहां सब कुछ परफॉर्म कर रहा था, और इसीलिए ज्यादातर म्यूचुअल फंड जो मौजूद हैं उनके जो रिटर्न्स है वो वेरी करते हैं, इसलिए बहुत थॉटफुल इन्वेस्टिंग की जरूरत है, बट इन्वेस्ट करने की जरूरत है। पूछ लेते हैं आपके फंड चॉइसेस पर राय और क्या आउटलुक रहेगा। सचिन, 3 फंड्स इनके पास है, टोटल सिर्फ 11,100 की है, 8 लाख की एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 25 इयर्स का इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। जानना चाहते हैं डेफिनेटली वही सवाल जो ज्यादातर व्यूअर्स के मन में है, इन्वेस्टर्स के, क्या करें इस पोर्टफोलियो में, पैसा बन नहीं रहा है, लंबी अवधि का व्यू है, चॉइसेस सही है या गलत? सचिन जी नमस्ते। आई थिंक पहले तो आपको सराहना करूंगा, 34 साल की उम्र में भी आप एसआईपी कर रहे हैं। 11,000 यही नया भारत है जो इक्विटी इन्वेस्टिंग की तरफ जा रहा है, और 11,100 की बहुत ही अच्छी एसआईपी चल रही है आपकी। 8 लाख का आपका एक कॉर्पस भी बन चुका है जो मैं देख रहा हूँ।
सो ये अगर आप कंटिन्यू करें, पहली बात तो ओवरऑल म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूँ, तो वे मैं जैसे मैंने कहा कि यहाँ से हम 10-11% निफ्टी की ग्रोथ देखते हैं, उस पर अगर आप सही म्यूचुअल फंड में हो तो 12-13% की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और अगर 25 साल के लिए अगर आप जमे रहे तो आप ऑलमोस्ट आपका कॉर्पस 3.91 करोड़ हो जाएगा इसी एसआईपी और ये आपकी लमसम 8 लाख से। एक 10% की अगर आप स्टेप अप कर दे उस पे, जैसे आपने 11,000 किया है, अगले साल 12,000 कीजिए, तो स्टेप अप के द्वारा अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट आपकी कॉर्पस फिर 6.63 करोड़ हो जाएगी। तो कंटिन्यू रखें एसआईपी, नो डाउट। अब फंड्स की जहां मैं आपकी देख रहा हूँ, एक मैं कहूंगा कि जो इंडेक्स फंड में आपको एग्जिट करना चाहिए, बिकॉज इंडेक्स फंड बाय डेफिनेशन वो आपको एक्सेस रिटर्न ओवर एंड अबव इंडेक्स नहीं दे सकता है। तो इसीलिए इंडेक्स फंड में रखना, एक्टिव म्यूचुअल फंड में अभी भी इंडेक्स से 2-3% ज्यादा मिल सकता है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड में कहूंगा कि आपको एग्जिट करना, होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स मिड कैप स्मॉल कैप में हमने देखा है कि उतार चढ़ाव ज्यादा रहता है, लेकिन रिटर्न भी उतना ही ज्यादा रहता है, क्योंकि आपके पास लंबी समय की अवधि है। नए फंड्स में कहूंगा कि एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड, इन्वेस्को इंडिया फोकस्ड फंड और कैन रेबेको मल्टी कैप फंड, ये 3 फंड में आपको जोड़ने के लिए कहूंगा। और एक छोटा सा और सुझाव दूंगा कि आपने जो आईडीसीडब्ल्यू प्लान लिया हुआ है, कोई भी फंड में आपको ग्रोथ प्लान लेना चाहिए, क्योंकि जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन कैपिटल आपको डिविडेंड की तरह जो आता है, वो आपको फुली आपके हाथ में टैक्सेबल होता है, तो वो टैक्स एफिशिएंट नहीं है, इसीलिए ग्रोथ ऑप्शन लेना चाहिए आपको। ओके, तो ये रही सलाह सचिन आपके पोर्टफोलियो को लेकर, और 4 करोड़ के आसपास का कॉर्पस आप जमा कर पाएंगे 25 सालों में। 10% स्टेप अप जरूर करें, ये एक आइडल स्ट्रैटेजी होती है जो हर किसी को करनी चाहिए जैसे जैसे आय बढ़े। बाकी आपके पोर्टफोलियो में होल्ड करने की सलाह है क्वांट स्मॉल कैप, मुतवस्सिल मिड कैप, निकलने की सलाह है एनहांस्ड वैल्यू इंडेक्स फंड से। कुछ फंड्स के नेम भी आपको सजेस्ट किए गए हैं। चंद्र हमारे साथ हैं जयपुर से। चंद्र नमस्कार, बताएं अपना सवाल। नमस्ते मैडम, मैंने 4 SIP लगाई हुई हैं, जो एक SBI कोंट्रा फंड में है, एक HDFC बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज में, एक HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड है और एक कोटक स्मॉल कैप फंड है। ओके, 2500 ईच है। तो मैडम इनका रिटर्न मेरे को कोई थोड़ा सेटिस्फैक्टरी लग नहीं रहा, 2-3 का। तो मैं सर से सलाह मैं पूछना चाह रहा था कि भाई इनमें जो कौन से फंड्स का आपको रिटर्न सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा? आई एम श्योर स्मॉल कैप फंड होगा एक का ही सेटिस्फैक्टरी है, सिर्फ HDFC बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज का, BFS का, राइट। हाँ, बाकी और अदर्स जो है उनका तो लेस देन 10% है। ओके, तो इनको वैसे है प्रॉफिट्स में बाकी फंड्स में भी? हाँ जी। तो फिर आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से रहा है, अगर आप क्लोजर टू 10% भी हैं, बट आई एम श्योर आपका लॉन्गर टर्म का व्यू होगा इसमें चंद्र जी। हाँ बिल्कुल मैडम, 10 years 15 years 10-15 years का है। अभी कितना इकट्ठा हुआ आपके इस पोर्टफोलियो में? मैम लेस देन 4 lakhs। ओके, ठीक है, पूछ लेते हैं। तो जैसे पहले तो इन्होंने अपने फंड्स के नाम तो लिए ऑलरेडी, मैं इनके फंड्स बता देती हूँ। HDFC हाइब्रिड इक्विटी 2500 पर मंथ, सिमिलर अमाउंट है कोटक स्मॉल कैप, HDFC BFS फंड में और SBI कॉन्ट्रा में। और जैसे इन्होंने क्लियरली कहा, BFS बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज चला है, इसीलिए इनके फंड्स की परफॉर्मेंस डबल डिजिट्स में है, बाकी सिंगल डिजिट में है। बट स्टिल लॉन्गर टर्म के पर्सपेक्टिव से कोई 10-15 ईयर्स होल्ड कर सकते हैं, क्या सलाह रहेगी? चंद्र सर नमस्ते। आई थिंक आपने एक तो 10 साल का आपके पास समय है, तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आपके पास एक्चुअली 10% की रिटर्न आई है तो ऑफकोर्स बहुत ही अच्छी रिटर्न है फिलहाल के लिए, बिकॉज 2 साल से मार्केट रिटर्न नहीं आई, फिर भी आपका रिटर्न 10% है, तो एक्चुअली अच्छा रिटर्न आया हुआ है। जो मैं आपका पोर्टफोलियो देख रहा हूँ, अगर आप 10,000 की SIP जो आप कर रहे हैं ओवरऑल, और अगर आप 10 साल टिके रहे और अगर हम 13% बना पाए जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट से, तो आप 36 लाख के कॉर्पस में बन जाएंगे। और उसी पे अगर आप 10 से 13% की अगर स्टेप अप कर ले तो आप 50 लाख का एक कॉर्पस अच्छा बना सकते हो ऑलमोस्ट 10 साल में। रही बात आपकी जो फंड्स की है, मैं कहूंगा कि कोटक स्मॉल कैप फंड आपको होल्ड करना चाहिए। आपने कहा HDFC बैंकिंग एंड फाइनेंशियल ने अच्छा किया है, बट मैं कहूंगा कि सेक्टोरल फंड्स हम यूजुअली अवॉइड करते हैं, बिकॉज
कोई कोई समय चल जाता है, कोई समय नहीं चलता है। ये अगर आप डाइवर्सिफाइड फंड लेंगे तो फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि बैंकिंग में ज्यादा होना चाहिए या आईटी में ज्यादा होना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि आप लकी रहे कि आपको एचडीएफसी में बैंकिंग में अच्छा मिला है, लेकिन सेक्टोरल फंड्स अवॉइड करने की मैं सलाह दूंगा। अगेन हाइब्रिड इक्विटी में अवॉइड करने की सलाह दूंगा, बिकॉज हाइब्रिड में क्या होता है, थोड़ा डेट भी आ जाता है। अगर आपकी इक्विटी की एक्सपेक्टेशन है और रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है तो आपको एसेट एलोकेशन है जो आपके पूरे पोर्टफोलियो लेवल पे करना चाहिए, आप प्रोडक्ट लेवल पे नहीं कर सकते। ये प्रोडक्ट में आपको इक्विटी भी मिलता है, डेट भी मिलता है, जो आपकी रिटर्न्स थोड़ी घटा सकता है। रिस्क घटाएगा लेकिन रिटर्न भी घटाएगा, तो ये मैं एग्जिट कहूंगा। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड बहुत ही शानदार फंड रहा है, बट इतना बड़ा फंड हो चुका है कि अभी यहाँ से आगे डिफिकल्ट लग रहा है कि वो परफॉर्मेंस दे पाए, इसीलिए मैं उसकी एग्जिट दे रहा हूँ। आपको सलाह दूंगा क्वांट लार्ज कैप फंड, डीएसपी मिड एंड लार्ज कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रू डिविडेंड यील्ड फंड और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। ये 4 फंड में अगर आप निवेश करेंगे तो लंबे समय के लिए एक्सपेक्टेशन अच्छा है। ओके, तो ये रही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज आपके लिए। और जैसे इन्होंने बताया कि आप किन फंड्स में निवेश कर सकते हैं, वो फंड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं। कुछ बदलाव डेफिनेटली आपके लिए हैं चंद्र जी, उन्हें आप नोट कर लीजिए। एचडीएफसी बीएफएस, एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी, एसबीआई कॉन्ट्रा निकलने की सलाह है। 4 नए फंड्स रेकमेंड किए गए हैं, उनको आप ऐड कीजिए अपने पोर्टफोलियो में। 10 ईयर्स में 50 लाख 51 लाख आप हासिल कर लेंगे, बट क्योंकि लॉन्गर टर्म विजन है, हर व्यूअर को अपने जो फंड्स हैं वो रेगुलरली मॉनिटर करने चाहिए। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और व्यूअर्स से करेंगे बातचीत, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी और आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए चिराग मुनि हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आनंद राठी वेल्थ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स की। एक देवेंद्र थापा ने सिलीगुड़ी से एक क्वेश्चन भेजा है। इनकी एज है 45 ईयर्स, मंथली सिप चल रही है 36,500 की, 3 लाख के पोर्टफोलियो की वैल्यू है और 7 लाख में 1 करोड़ का टारगेट है। एनुअल स्टेप अप भी करेंगे 10% का। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो लेकर आते हैं निपॉन लार्ज कैप 8500 पर मंथ, 5000 पर मंथ है एसबीआई मल्टी एसेट एलोकेशन में। देन सिमिलरली 5,000 ईच 4 और फंड्स में डाल रहे हैं, जिसमें एसबीआई गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड, एसबीआई कॉन्ट्रा, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, पराग पर फ्लेक्सी कैप और 3000 है क्वांट स्मॉल कैप में। बताइए चिराग, सजेशंस। अगेन मैं आपकी भी सराहना करने चाहूंगा। 45 इयर्स में आप 36,500 की जो आप एसआईपी कर रहे हो बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। प्लस आप स्टेप अप की भी जो स्ट्रेटेजी है आपकी बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। अगर आप ये कंटिन्यू रखेंगे अगले 7 साल तक तो आप एक 70 लाख का कॉर्पस पहुंच सकते हैं। मैं एवरेज 13% की रिटर्न यहाँ पे पकड़ रहा हूँ। तो इसीलिए आपको अगर 1 करोड़ का जो टारगेट है आपका, अगर वो पहुंचना है तो आपको पहली बात तो 10% से आपकी स्टेप अप नहीं चलेगी, आपको 25% स्टेप अप बढ़ाना पड़ेगा या फिर थोड़ी बहुत एसआईपी और बढ़ानी पड़ेगी। तो आप 1 करोड़ का टारगेट इजीली आप पहुंच सकते हो। ओवरऑल मैं आपका अगर देख रहा हूँ तो मार्केट कैप एलोकेशन भी ठीक ठाक ही है। फंड्स की अगर मैं बात करूं तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, निपॉन लार्ज कैप फंड और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड अच्छे फंड है, इसमें आप कंटिन्यू रख सकते हैं। एग्जिट में कहूंगा कि स्मॉल कैप फंड, क्योंकि आपके पास ओवरऑल फ्लेक्सी कैप के द्वारा भी स्मॉल कैप है, तो प्योर स्मॉल कैप फंड शायद रखने की जरूरत नहीं है, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में ऑलरेडी बोल चुका हूं कि बहुत ही बड़ा फंड है, अभी बहुत अच्छी की है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है कि परफॉर्मेंस आ सकता है। ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ में मना करूंगा। आपने ऑफकोर्स अपने अच्छे पैसे बनाए होंगे लास्ट 2-2.5 साल में, लेकिन हमने देखा कि गोल्ड की जो इतनी बड़ी पीक आई थी ऑलरेडी 30% अपने पीक से डाउन है। यहाँ से अब मैं ओवरऑल 12-13% फॉर लॉन्ग टर्म नहीं देख रहा हूँ, तो आई थिंक गोल्ड को प्रॉफिट बुक करने की जरूरत है। मल्टी एसेट एलोकेशन भी मैं सलाह नहीं दूंगा, बिकॉज मल्टी एसेट एलोकेशन में फंड मैनेजर एक एक्सपर्ट नहीं होता है। अगर उसको रियल एस्टेट में भी करना है, गोल्ड में भी करना है, इक्विटी में भी करना है, बाय डेफिनेशन तो फंड मैनेजर यूजुअली एक चीज का एक्सपर्ट होता है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि इक्विटी का पैसा इक्विटी फंड मैनेजर के दिया जाए, तो मल्टी एसेट एलोकेशन को अवॉइड कर सकते हैं। और फंड्स जो इन्वेस्ट करने की मैं अगर सलाह दूंगा तो इन्वेस्ट को इंडिया स्मॉल कैप फंड, बंधन लार्ज एंड मिड कैप फंड और आईसीआईसीआई प्रो फोकस्ड इक्विटी फंड। तो यानी चिराग 3 फंड्स जो आपने कहा है वो रिटेन करने हैं इनको, जो कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, निपॉन लार्ज कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है। 4 फंड से एग्जिट करके जो 3 आपने रेकमेंड किए हैं इनको शामिल कर लें, यानी इन टोटल 6 फंड्स इनके पोर्टफोलियो में रहेंगे। यस, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, और क्या ऐसा भी है कि किसी पर्टिकुलर फंड में मतलब इवनली डिवाइड करना है इन 6 फंड्स में टोटल एसआईपी अमाउंट, या कहीं इंक्लिनेशन ज्यादा रखना है?
स्मॉल कैप में थोड़ा कम ही रखें ताकि आपकी रिस्क थोड़ी कम रहे। बाकी लार्ज एंड मिड कैप और जो मैं फोकस्ड इक्विटी फंड बोल रहा हूँ वो आपको अच्छी खासी आप एलोकेशन उसमें कर सकते हैं। तो ये रही सलाह आपके लिए देवेन, नोट कर लीजिए। आपको 3 फंड्स होल्ड करने हैं, बाकी 4 फंड से निकलना है। जिन फंड से निकलना है उसमें क्वांट स्मॉल कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, एसबीआई गोल्ड ईटीएफ और एसबीआई मल्टी एसेट है। 3 फंड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं जिनको आपको ऐड करना है अपने पोर्टफोलियो में रिमेनिंग 3 फंड्स के साथ। कौन से नए फंड्स हैं? इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, बंधन लार्ज एंड मिड कैप और आईसीआईसीआई प्रू फोकस्ड इक्विटी। बात करते हैं पक्षाल जैन से, जोधपुर से हमारे साथ कनेक्टेड है। नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। मैम नमस्कार। मेरी 5,000 की सिप चल रही है। कोटक मल्टी कैप में 2,000, एडेलवाइज मिड कैप में 1,500, इन्वेस्को स्मॉल कैप में 1,500। तो मुझे 8,000 से 10,000 की सिप बढ़ानी है, स्टेप अप करनी है। तो कौन से फंड्स में करना चाहिए और फंड्स रिव्यू करना है मेरा तो। और निपॉन और क्वांट के मल्टी एसेट फंड में ऐड करने का सोच रहा हूँ। ठीक है, मुझे एक चीज बताइए पक्षाल, आपने कहा 5,000 की भी एक्टिव एसआईपी चल रही है, 10,000 एसआईपी और बढ़ानी है, यानी तब आपकी 15,000 की एसआईपी हो जाएगी? नहीं, टोटल 10,000, 5,000 10,000, यानी 5,000 और इंक्रीज करने। अच्छा, आप क्योंकि 22 इयर्स के हैं, आप वर्किंग हैं? जी। ओके, इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट कमेंडेबल है कि एट अ वेरी यंग एज आपने स्टार्ट किया है। 22 इयर्स आपकी एज है और मेरे ख्याल से एज सुन एज इन्होंने कमाना शुरू किया चिराग, इन्होंने निवेश करना भी शुरू कर दिया है। ये बहुत आइडियल और सही स्ट्रैटेजी है ताकि लॉन्गर टर्म में एक बहुत बड़ा कॉर्पस एक्यूमुलेट कर पाएंगे। अब सवाल इनका सिंपल है, 5,000 के ऑलरेडी सिप इन्होंने शुरू कर दी है, शायद हाल फिलहाल में ही शुरू की है क्योंकि इनका जो पोर्टफोलियो की वैल्यू 35,000 है। तो मतलब मान के चलिए 6-7 महीने इनको हो गए हैं इस एसआईपी को स्टार्ट करे। 5,000 की एडिशनल करनी है, यानी उस केस में 10,000 की टोटल सिप हो जाएगी। तो वो एडिशनल 5,000 कहाँ करने हैं? एग्जिस्टिंग फंड जो इनके पोर्टफोलियो में है वो कैसे हैं? एग्जिस्टिंग फंड्स हैं कौन से? कोटक मल्टी कैप 2,000, 1,500 में एडलवाइज मिड कैप और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप में। अच्छा, जो एडिशनल 5,000 करने हैं इनको, उसके लिए इन्होंने सजेशन दिया है कि निपॉन का या फिर क्वांट का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड लेने का सोच रहे हैं। क्या सजेशन रहेगा आपकी तरफ से? बिल्कुल दीपाली जी, जैसे आपने कहा कि अगेन मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। 22 साल की उम्र में आपको आप इन्वेस्टमेंट आपने शुरू कर दी है अपनी जर्नी। आई थिंक ये इटसेल्फ आपको इंश्योर कर देगा कि आपका एक बड़ा कॉर्पस बनने वाला है। बिकॉज कंपाउंडिंग आपके फेवर में है, टाइम आपके फेवर में है। बिल्कुल 35,000 आप अभी तक जोड़ चुके हो और 5,000 की जो आपकी एसआईपी है आप उसको ऐड करना चाहते हो 5,000 रुपए। तो मैं ओवरऑल जो आपका पोर्टफोलियो देख रहा हूँ, कोटक मल्टी कैप फंड आप कंटिन्यू रख सकते हैं, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप भी कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन एडलवाइज मिड कैप फंड की मैं कहूंगा कि इसमें एग्जिट करना चाहिए। इन्वेस्ट किस में करना कर आईसीआईसीआई प्रू डिविडेंड यील्ड फंड अगर आप ऐड करेंगे तो वो अच्छा रहेगा आपके पोर्टफोलियो के लिए। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड बहुत ही बढ़िया फंड रहा है, उसको आप ऐड कर सकते हैं। और एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड, आई थिंक ये 3 फंड में अगर आप ऐड करेंगे तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो काफी बैलेंस हो जाएगा। बट 55% आपका लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप एक अंडरलाइन लेवल पे आपका हो जाएगा। तो आई थिंक ये मैं सलाह दूंगा। और एक सलाह दूंगा कि आप जैसे आप जोड़ रहे हैं 5,000 रुपये, आप हर साल स्टेप अप कीजिए। जैसे ही आप स्टेप अप ऐड कर देते हैं तो आपका कॉर्पस बहुत ही बढ़िया बन सकता है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक आप ये 2-3 सलाह रहेगी मेरी। ओके और अगर इन फ्यूचर ये एलोकेशन और इंक्रीज करते हैं, क्योंकि अभी तो यंग इन्वेस्टर हैं, आई एम श्योर इनकी अर्निंग इंक्रीज होगी, तो जो फंड्स आपने सजेस्ट किए हैं इसी पोर्टफोलियो में कन्फाइन इनको रहना है या कोई नई कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं? और अगर इंक्रीज करें भी एलोकेशन तो इवनली डिस्ट्रीब्यूट करें एग्जिस्टिंग फंड्स में या कोई और स्ट्रैटेजी? जी, इसमें ऐसा होता है कि हर 2-3 साल में आपको रिव्यू तो करना ही चाहिए आपका पोर्टफोलियो, क्योंकि मार्केट की क्या स्थिति रहेगी ये 3 साल में बोलना बहुत मुश्किल होता है। कभी की होता है कि स्मॉल कैप बहुत टाइम तक अंडर परफॉर्म कर रहा है और सडनली रिटर्न दे देता है। तो एक बैलेंस, जैसे मैंने कहा, 50-55% लार्ज कैप में रखे, 20-25% मिड कैप और स्मॉल कैप में रखे। और जब मैंने मिड कैप, क्योंकि हर कैटेगरी में हर तरह के स्टॉक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर लार्ज कैप फंड आप प्योर खरीद रहे हैं उसमें भी 80% लार्ज कैप होते हैं, 20% फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो थोड़ी बहुत हमको यहाँ पे रिसर्च करनी पड़ती है कि अंडरलाइन लेवल पे मेरा कितना लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप है। वही हिसाब से मैं दे रहा था। ऑफकोर्स ये फंड की फैक्ट शीट आती है, उसी में आप क्लियरली देख सकते हैं, तो आपको एक अंदाजा आ जाएगा। ऑफकोर्स हर 3 साल आपको, जैसे मैंने कहा, कि आपको रिव्यू करना पड़ेगा कि अभी कौन सी मार्केट कैप एलोकेशन मुझे करनी है। बट अगले 3 साल के लिए ये फंड सही रहेंगे। और आपको जो इन्वेस्ट करना है वो आई मीन इक्वली फिलहाल कर सकते हैं। बेसिक रूल्स मैं कहूंगा
कि कोई भी फंड हाउस की तरफ आप ज्यादा रुझाव ना करिए। फंड हाउस में टुवर्ड्स वन फंड आप 10-15% रख सकते हैं, टुवर्ड्स वन स्कीम आप 10-15% रख सकते हैं। तो वो ओवरऑल ये सब छोटे थंब रूल देख के अगर आप इन्वेस्ट करें तो आपका एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बन सकता है। ओके, तो चलिए ये रही सलाह आपके लिए और इसी के साथ शो को समेटने का वक्त हुआ है। पूछ लेते हैं चिराग के टॉप 4 फंड्स उन व्यूअर्स के लिए जो नया पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। बताइए चिराग, आपके टॉप 4 फंड चॉइसेस। टॉप 4 फंड्स अगर आप कहेंगे तो मैं कहूंगा कि आईसीआईसीआई प्रू फोकस्ड इक्विटी फंड है, बंधन लार्ज एंड मिड कैप फंड है, इन्वेस्को इंडिया फोकस्ड फंड है, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड भी आप कर सकते हैं, कोटक मिड कैप फंड बहुत ही अच्छा फंड है। तो ये आप 4-5 फंड में आप देख सकते हैं। ओके, तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कोटक मिड कैप, आईसीआईसीआई प्रू फोकस इक्विटी, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, ये 4 फंड चॉइसेस चिराग की तरफ से जो आप कंसिडर कर सकते हैं पोर्टफोलियो क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। शुक्रिया चिराग आने के लिए शो में, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ योर मनी में इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।